हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की, और ये है क्लास 17 जुलाई की। सबसे पहले हम कॉमन एरर्स देखेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको कि वोकैबुलरी की क्लासेस एसएससी एक्सपर्ट जो चैनल है अपना एसएससी के विद्यार्थियों के लिए, वहाँ पर चल रही है वीक में 3 दिन। अभी तक वहाँ पे 5 क्लासेज हो चुकी हैं। क्लास नंबर 6 कल रात 8 बजे आप देख पाएंगे। तो वीक में 3 दिन रात को 8 बजे आप वोकैबुलरी देख रहे हैं, और वीक में 3 दिन रात को 8 बजे आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास और जीएस की क्लास चल रही है अपने चैनल एसएससी एक्सपर्ट पर। तो वो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत जल्दी आपको लगेगा कि ये जर्नी बेहद आसान है। चलिए स्टार्ट करेंगे। एडिटोरियल एंड तक देखना है, पेन नोटबुक लेकर बैठना है, और शेयर आप करने लग गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप शेयर करते रहिए इसी तरीके से, और वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं वो जरूर से लाइक करके जाएं। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन हैव ब्रीच आरबीआईज 4% टारगेट फॉर फर्स्ट टाइम्स। कुछ तो आपको देखते ही पता लग जाती हैं अब एरर्स, क्योंकि आप लोग अब धीरे धीरे मैच्योर होने लगे हैं इंग्लिश में। तो इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, पहली बात तो भारत का जो खुदरा महंगाई है उसकी बात कर रहा है। तो ये पता है आपको कि एक वचन है, एक वचन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। अब हैज आएगा तो यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ब्रीच्ड। ब्रीच का मतलब होता है वायलेट करना, ब्रेक करना। तो भारत की खुदरा महंगाई ने जो आरबीआई का टारगेट था 4%, उसको ब्रीच कर दिया। अब ए आरबीआई ना लिख के द आरबीआई टारगेट, आरबीआई से पहले द लगेगा। आरबीआई का जो टारगेट था फॉर अ फर्स्ट टाइम नहीं लिख के, फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, तो क्या लिखा जाएगा, फॉर द, और फर्स्ट टाइम पहली बार इसने 4% का जो टारगेट है आरबीआई का उसको ब्रीच कर दिया। आगे कह रहा है फ्यूल एंड पावर कंटिन्यूज। फ्यूल एंड पावर दो चीजें हो गई है ना, दो चीजें हो गई। तो यहां पे कंटिन्यूज आएगा कि कंटिन्यू आएगा, तो आप कहोगे सर कंटिन्यू, क्योंकि ये प्लूरल है, तो वह प्लूरल तब होगी जब फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। कंटिन्यू क्या करना, टू एग्जर्ट, एग्जर्ट में ईडी हटेगा, टू के साथ बेस फॉर्म। क्या चीज, ग्रेटेस्ट प्रेशर्स। ग्रेटेस्ट जो है वो डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव। तो यहां पे किसका प्रयोग करोगे आप, द ग्रेटेस्ट का प्रयोग करोगे, ग्रेटेस्ट। और प्रेशर्स के स्थान पर क्या लिखोगे, प्रेशर। और प्रेशर जिस चीज पर डलता है उसके लिए ऑन आता है, ऑन प्रोड्यूसर्स। अब ये क्या कहना चाह रहा है समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि फ्यूल और पावर जो है वो लगातार सबसे बड़ा दबाव डाल रहे हैं प्रोड्यूसर्स पर। ठीक है, आगे चले। आगे कह रहा है डिस्पाइट इंडिया इंपोर्ट नियरली 90% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट। तो ये कह रहा है इस फैक्ट के बावजूद कि भारत जो है वो इंपोर्ट करता है। अब यहाँ पे डेस्पाइट है वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो मेरे भाई यहाँ क्रिया के साथ आईएनजी लगेगा, इंपोर्टिंग। तो इस फैक्ट के बावजूद कि भारत इंपोर्ट करता है लगभग 90%, किसका, अपने क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का। तो अपने के लिए इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। ये इट्स जो है वो कंट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज का, मतलब छोटा रूप है इट इज का, आपको चाहिए इट्स, इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट की जगह भी आप रिक्वायरमेंट चाहो तो कर सकते हो, नहीं चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कह रहा है द वैल्यूज ऑफ द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। तो जो वैल्यू है, वैल्यू तो एक ही करो, क्योंकि इन एक्सपोर्ट्स की, इन इंपोर्ट्स की वैल्यू है, तो वैल्यू कर दीजिए। वैल्यू किसकी, मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स की। पिछली क्लास में ही हमने डिस्कस किया था कि मर्चेंडाइज क्या होता है, व्यापारिक वस्तुएं होती हैं जिनको बेचा या खरीदा जाता है, उसको हम बोलते हैं मर्चेंडाइज। अब मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स जो है वो सर्ज हो गया, सर्ज हो गया मतलब बढ़ गया, पास्ट की बात कर रहे हैं। सर्ज्ड कहां तक चला गया, 70.8 बिलियन डॉलर तक चला गया। तो इस फैक्ट के बावजूद डेस्पाइट प्रेपोजिशन है तो इसका प्रभाव है आईएनजी, और यहां फिर भारत का क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए इट्स। फिर वैल्यू किसकी है, इस मैटर की वैल्यू है या इस चीज की वैल्यू है, तो इसलिए वैल्यू एक ही आएगी, और पास्ट की बात कर रहा है, यहां तक पहुंच गया। आगे दीज अंडरस्कोर, दीज अंडरस्कोर। अब देखो एक्चुअल में दीज किसके लिए आ रहा है पता नहीं है, तो ये यहां पे कर दीजिए दिस, और दिस करोगे तो आएगा अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है जोड़ देना या हाईलाइट करना, नोट कर लेना। अंडरस्कोर जो शब्द है इसका मतलब है जोड़ देना या हाईलाइट करना। तो ये अंडरस्कोर करता है कि हाउ इंपोर्टेड इन्फ्लेशंस, कि कैसे आयातित महंगाई जो है, ठीक है, एम्प्लीफाइड बाई
एम्पलीफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन कौन सी है जो कि एम्पलीफाई की गई, ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा, या फिर यूं कहें रिड्यूस्ड क्लोज है वो इन्फ्लेशन विच वर एम्पलीफाइड, जिनको कि एम्पलीफाई किया गया, तो आएगा एम्पलीफाइड। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना, किसके द्वारा, क्रूड प्राइसेस के द्वारा, कच्चे तेल की कीमतों के द्वारा। अब ये कह रहा है हाउ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एम्पलीफाइड बाय क्रूड प्राइसेस हैव ड्रीवन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो यहां पे आ जाएगा ड्रीवन। सिस्टमेटिक प्राइस प्रेशर, कैसे इसने प्रणालीगत सिस्टमेटिक प्राइस प्रेशर बढ़ा दिया है अक्रॉस एन इकोनॉमी, ना नहीं करके द इकोनॉमी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। दिस अंडरस्कोर्स, ये चीज है वो हाईलाइट करती है कि कैसे आयातित महंगाई, अब आयातित महंगाई की बात कर रहा है जो क्रूड प्राइसेस के द्वारा बढ़ाई गई है, ठीक है। अब ये चूंकि इन्फ्लेशन प्लूरल दे रखा है आपको, तो इसलिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी कि कैसे इसने ड्रीवन किया है या प्रेरित किया है या फिर इसको बढ़ाया है, किसको, सिस्टमेटिक प्राइस प्रेशर को पूरे अर्थव्यवस्था में, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे चले। अब चाहो तो यहां पे है ना, आप आयातित महंगाई को एक वचन भी मान सकते हो, आप चाहो तो इसको एक वचन कर सकते हो कि कैसे ये आयातित महंगाई, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि एक ही ये एक फैक्ट है ना भाई। आयातित महंगाई होती क्या है, आयातित महंगाई का मतलब हमने कोई सामान आयात किया किसी देश से, उसका हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ा, तो ये जो चीज है वो महंगाई का कारण बनेगा। तो ये एक्सटर्नल एक प्रकार से महंगाई है, ये दूसरे देशों के कारण महंगाई बढ़ी है। किसी देश ने हमें सामान महंगे में दिया तो उसके कारण हमें जो पैसा ज्यादा पे करना पड़ रहा है। अब जब उस सामान को आप बेचोगे सॉरी, अब जब आप उस सामान को बेचोगे देश में, तो वो सामान महंगा ही बिकेगा, सीधी सी बात है भी। आपने खरीदा महंगा है तो बिकेगा महंगा, तो ये आयातित महंगाई है। तो आयातित महंगाई एक ही चीज होगी, तो यहां पे इसको इन्फ्लेशन कर दो, और इन्फ्लेशन कर दो तो यहां पे इसको हेज भी कर दो। आगे देखो, अ रूपी शार्प डेप्रिशिएशन, अ रूपी शार्प डेप्रिशिएशन, तो देखो ये अरूपी तो नहीं आ सकता, क्योंकि रूपी जो है वो क्या है, करेंसी का नेम है, तो क्या लग जाएगा भाई, ये करेंसी का नेम है तो अरूपी तो नहीं आ सकता, तो ये क्या आएगा, द रूपी आएगा। यहां पे क्या आएगा, द रूपीज शार्प डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन का अवमूल्यन होता है, वैल्यू गिरना होता है, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एडिंग टू दिस प्रेशर। अब देखो क्या क्या आना चाहिए, पहली बात तो यहां पे आ कर दो रूपी, द रूपीज, द लगाना पड़ेगा क्योंकि करेंसी का नेम है। फिर रुपए का शार्प डेप्रिशिएशन है तो रुपीज करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये अवमूल्यन है तो अवमूल्यन एक ही चीज है, प्लूरल तो बनेगी नहीं, तो डेप्रिशिएशन आएगा। तो रुपीज शार्प डेप्रिशिएशन, जो रुपए का बहुत ज्यादा तेज गति से अवमूल्यन है, मतलब रुपए जो है डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से डिप कर रहा है ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ठीक है। एडेड टू, एडेड के साथ क्या लगता है, टू, इसने क्या किया, इसने प्रेशर को बढ़ा दिया, पास्ट की बात कर रहा है। एडेड टू दिस प्रेशर, दिस है तो एक वचन ही आएगा। ऑल्दो, यद्यपि, आरबीआई इंटरवेंशन, आरबीआई के जो हस्तक्षेप है, आरबीआई इंटरवेंशन, या तो आरबीआई इंटरवेंशन करो या आरबीआई इंटरवेंशन करो इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, किसमें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। अब हेल्प कुशनिंग द फॉल, अब यहां पे देखो क्या आएगा, ये पास्ट की बात ही कर रहा था ना, तो पास्ट की बात कर रहा था तो इसमें क्या करोगे, हेल्प्ड करना पड़ेगा। और हेल्प के साथ में आपको बताया हुआ है किसी सेशन में कि हेल्प के साथ दो संभावनाएं पॉसिबल हैं, या तो हेल्प के साथ बेस फॉर्म आती है या टू के साथ बेस फॉर्म आती है। तो यहां पे फिर आप कुशनिंग ना करके कुशन करना पड़ेगा, जिसका मतलब सॉफ्टन करना है। आगे हम पढ़ेंगे कुशन का मतलब क्या है, तो यहां पे कुशन करना पड़ेगा द फॉल, तो इस गिरावट को इसने कम करने में हेल्प करी, ये बोलना चाह रहा है। फिर समझ लो, रुपी से पहले द क्यों करेंसी का नेम है, रुपीज शार्प डेप्रिशिएशन का मतलब है रुपए का बहुत तेज अवमूल्यन, किस दौरान, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। अब ये जो रुपए का शार्प डेप्रिशिएशन है, इसने क्या किया, इसने इस प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है। यद्यपि आरबीआई का जो इंटरवेंशन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उसने क्या किया है, उसने हेल्प करी, पास्ट की बात कर रहा है, और हेल्प के साथ टू प्लस बेस फॉर्म या बेस फॉर्म ही आती है, तो इसलिए यहां पे क्वेश्चनिंग ना के क्वेश्चन आएगा, द फॉल। ये तो आंसर्स थे आपके इन एरर्स के। अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। सबसे पहले एडिटोरियल है किस बारे में, तो द रिसेंट स्पाइक, स्पाइक का मतलब तेज उछाल होता है, सर्ज होता है। तो तेज उछाल जो है भारत के रिटेल इन्फ्लेशन में, खुदरा महंगाई में,
क्रॉसिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज एक्सेप्टेबल लिमिट्स, ये क्रॉस कर गया है आरबीआई की जो स्वीकार्य लिमिट। आरबीआई कहता है कि भाई इतना तो हमें एक्सेप्टेड है कि हम इतनी लिमिट तो स्वीकार कर सकते हैं महंगाई की, लेकिन ये महंगाई कहीं उससे ज़्यादा चली गई है। आरबीआई ने जो तय किया था, आरबीआई ने एक जो लिमिट दी थी, उससे कहीं ज़्यादा ये आगे जा चुकी है। अब हम पढ़ेंगे भाई आज का एडिटोरियल। तो सबसे पहला काम क्या है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप एक बार इसको पढ़िए अच्छे से, वीडियो को पॉज करिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो देखो पहला दे रखा है ब्रीच, ब्रीच का मतलब उल्लंघन है, वायलेट है, सरपास है मतलब आगे निकल जाना है। फिर है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का फोकस्ड है, क्लस्टर्ड है, केंद्रित है। स्पाइरलिंग का सोरिंग है, एस्केलेटिंग है, तेजी से बढ़ता हुआ है। फिर है मार्जिनली मतलब आंशिक रूप से। नैरोड का मतलब है डिक्रीज या श्रंक, कम हो जाना है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो हम एक बार इसको पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद जो भी इसका सारांश होगा वो मैं अलग से आपको पेज पे बता दूंगा, उसको आपको नोट डाउन करना ही है। पेन नोटबुक लेकर बैठना भाई और एंड तक देखना, कहीं पर बीच में स्किप नहीं करना है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, भारत की खुदरा महंगाई, ये सब्जेक्ट हो गया, भारत की खुदरा महंगाई। इसने ब्रीच कर दिया, ये वर्ब हो गई, मतलब ये पार कर गई किसको, आरबीआई के 4% टारगेट को। किसके, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, अंडर द न्यू सीपीआई सीरीज, किसके तहत, जो नई सीपीआई सीरीज है, सीपीआई की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। तो ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक इसको बोलते हैं। तो ये एक नया सीपीआई सीरीज चालू हुई है, उसके तहत राइजिंग टू, बढ़ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कहां पहुंच गया, ये डेस्टिनेशन से पहले दे रखा है 4.38% जून के महीने में, फ्रॉम 3.93% इन मई में इतना हुआ करता था, एंड अबाउट 2.7% और लगभग इतना हुआ करता था अ ईयर अर्लियर, एक साल पहले। अब मेरी बात फिर समझना, इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन में इंडिया जो है वो नाउन है, रिटेल इन्फ्लेशन भी क्या है, नाउन है। ठीक है, वैसे रिटेल जो है वो एडजेक्टिव काम कर सकता है, इन्फ्लेशन है वो नाउन है। अपोस्ट्रोफी से पहले और अपोस्ट्रोफी के बाद नाउन होता है, पता है आपको, तो इसलिए इंडिया भी नाउन, इन्फ्लेशन भी नाउन। तो भारत का जो खुदरा महंगाई है, ब्रीच जो है सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसने ब्रीच किया किसको, आरबीआई के 4% टारगेट को। पहली बार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो कुछ भी लगाते हो आप, उससे पहले हमें दे लगाना होता है। ये ऑर्डिनल नंबर है, पहली बार। किसके तहत, जिसके भी अधीन, जिसके भी तहत हो उसके लिए अंडर लगाते हैं। नई जो सीपीआई सीरीज है उसके तहत। राइजिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइज करते हुए, बढ़ते हुए। कहां तक पहुंच गया, तो ये डेस्टिनेशन है कि कहां तक पहुंचा है, तो ये पहुंचा 4.38% से। कहां से शुरू किया उसके लिए फ्रॉम लगता है, तो शुरुआती रेंज के लिए फ्रॉम, अंतिम जो बिंदु है उसके लिए टू लगता है। मई में इतना था और लगभग 2.7% था अ ईयर अर्लियर, एक साल पहले। ये इसको ईयर पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ईयर। ए लगेगा इससे पहले, कैसे लेकर गया तक का साउंड अगर होता है तो उससे पहले ए लगता है। तो यहां पे ईयर जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, द लेटेस्ट प्रिंट, प्रिंट का मतलब फिगर कह सकते हो, डेटा कह सकते हो। तो जो नवीनतम आंकड़े हैं वो दिखाता है। अब यहाँ पे प्रिंट को एक वचन ही माना है। लेटेस्ट प्रिंट जो है ये सब्जेक्ट है, रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है क्या, अ ब्रॉडर पास थ्रू, पास थ्रू का मतलब है कहीं से होकर गुजरना, कि ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ रही है, तो ये जो असर है महंगाई का वो उपभोक्ता तक पहुंचना, उसको बोलते हैं पास थ्रू। तो ये जो है ब्रॉडर का मतलब होता है एक्सटेंसिव, व्यापक, कहीं ज़्यादा बड़े स्तर का। तो लेटेस्ट प्रिंट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर पास थ्रू, कहीं ज्यादा व्यापक पास थ्रू, किसका, प्राइस प्रेशर्स का, कीमतों के दबाव का। दैट हैड रिमेंड, अब मैं इसको बीच में छोड़ रहा हूं एक बार, दैट हैड रिमेंड जो रहा था, हैड रिमेंड पास्ट परफेक्ट है। कंसंट्रेटेड मतलब एकत्रित, एक जगह पे केंद्रित। एट द प्रोड्यूसर लेवल, कहां तक रहा था, उत्पादक के स्तर तक, जो प्रोड्यूस कर रहा था उसी को झेलना पड़ रहा था। लार्जली ड्रिवन बाई, और इसको प्रेरित किसके द्वारा किया गया था, ड्रिवन बाई का मतलब है ट्रिगर्ड बाई, ये प्रेरित किसके द्वारा था, या कोज्ड बाई, ये किसके कारण हुआ था। तो ट्रिगर्ड बाई भी कर सकते हो और कोज्ड बाई भी कर सकते हो। तो ये भाई किसके कारण प्रेरित था, ये था प्रेरित स्पाइरलिंग, स्पाइरलिंग का मतलब है बढ़ना, सोरिंग, एस्केलेटिंग, तेजी से बढ़ते हुए, ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूल कॉस्ट, जो परिवहन की कीमत है और जो फ्यूल की कीमत है उसके कारण। सिंस द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, कब से, जब से यूएस ईरान के बीच लड़ाई शुरू हुई है, इन लेट फरवरी, और शुरू कब हुई थी, फरवरी के अंत में। और बीच में मैंने छोड़ा था अनटिल रिसेंटली, मतलब हाल फिलहाल तक ऐसा था ये। अनटिल जो है वैसे प्रेपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ पे अनटिल जो है वो एडवर्ब का काम करेगा, क्योंकि रिसेंटली भी एडवर्ब है और एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन लग नहीं सकता, तो अनटिल यहाँ पे काम किसका करेगा, एडवर्ब का।
यहां तक समझ लिया। एक बार फिर समझ लो, जो लेटेस्ट प्रिंट है, जो हाल फिलहाल के फिगर हैं, वो दिखाता है क्या, एक बड़े स्तर का पास थ्रू ऑफ प्राइस प्रेशर्स, मतलब कीमतों के दबाव जो हाल फिलहाल तक केवल प्रोड्यूसर लेवल तक था, अब ये पहुंच गया है उपभोक्ता तक। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्पाइरलिंग ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूल कॉस्ट, बढ़ती हुई परिवहन और फ्यूल कॉस्ट। कब से? यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से। और ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ कब था? फरवरी के अंत में। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। कॉन्सिक्वेंटली जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट। द गैप, जो गैप है, अंतराल है, किस किस के बीच में? बिटवीन के साथ एंड लगता है, ध्यान रखेंगे। एक तो होलसेल और दूसरा टिल इन्फ्लेशन, मतलब खुदरा और जो थोक महंगाई है उसके बीच में। अब ये जो गैप है, इसकी वर्ब है हैज। ओनली मार्जिनली नैरोड, ओनली जो है वो एडवर्ब है, मार्जिनली भी एडवर्ब है, नैरोड जो है मैन वर्ब है, और हैज है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये बिल्कुल कम, मतलब बहुत ही कम स्तर पे, या मार्जिनली मतलब जो अंतर कम हो, नैरो मतलब संकुचित होना, कम होना, डिक्रीज होना, श्रिंक होना दे रखा है आपको। तो ये बहुत ही मार्जिनल स्तर पे कम हुई है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली एडवर्ब है, ये याद रखना। तो कुछ भी पहले तो आप कोशिश कर लो कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको भी एटलीस्ट समझना तो चाहिए कि कौन कौन सी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद नोट करो एक बार। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ये एक हैबिट डेवलप करा रहा हूं आपकी कि आपको खुद को करना हो तो कैसे आप डील करेंगे। बताया जाए, देखिए इसमें काम की बातें क्या क्या हैं। पहली चीज, इसमें काम की बात एक तो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो शब्द हैं इनसे पहले द लगता है। ऑर्डिनल नंबर हम इनको बोलते हैं, ये सीक्वेंस बताने का काम करते हैं, इनसे पहले हमें द का प्रयोग करना होता है, एक बात। दूसरी बात काम की है, वाई ई ए आर, इससे पहले आर्टिकल लगाना हो तो ए लगता है। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट जो है इसकी डिग्री सुपरलेटिव, ये सुपर डिग्री है, लेट होती है पॉजिटिव डिग्री, लाइटर होती है सुपर कंपैरेटिव, और लेटेस्ट होती है सुपरलेटिव। इसके बाद ड्रीवन बाई क्या होता है ये हमें देखना है, ये बहुत बार आपको अखबार में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंटली क्या है ये देखना है। ठीक है, बिटवीन के साथ एंड लगता है ये देखना है, और एक देखना है फ्रॉम और टू कहां कहां आता है। तो ये सारांश है इस स्लाइड का। बताऊं, पहला ऑर्डिनल नंबर से पहले द लगेगा, ये नोट कर लेंगे। दूसरा वाई ई ए आर से पहले ए लगेगा, ईयर बोलते हैं। ये डिग्री सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये पॉजिटिव है। ड्रिवन बाई का मतलब है ट्रिगर्ड बाई, या इसको आप कहेंगे कोज्ड बाई। फिर इसके बाद में कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है एज अ रिजल्ट, के परिणाम स्वरूप। बिटवीन के साथ एंड लगेगा, और फ्रॉम और टू में फ्रॉम जो है वो शुरुआती बिंदु के लिए आता है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आता है, और टू जो है वो एंड पॉइंट के लिए आता है, अंतिम बिंदु के लिए आता है। तो ये कुछ खास बातें फर्स्ट स्लाइड में आपको सीखने को मिली है। आइए नेक्स्ट की बात करेंगे। अब वही प्रोसेस अपनाना है, खुद से पढ़ो देखें। बताएं, देखिए साहब वर्ड्स देख लो। एलिवेटेड का मतलब है रेज्ड या हाई, बढ़ा हुआ।
एक्सर्ट का मतलब है दबाव डालना, प्रेशर के लिए ये वर्ड काम आता है और क्लोज टेस्ट में बहुत काम की चीज है, एक्सर्ट प्रेशर होता है। मर्चेंडाइज का मतलब व्यापारिक वस्तुएं हैं, ये हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। सर्ज का मतलब तेजी से बढ़ना है, स्काई रॉकेटेड या जंप्ड। प्रोपोर्शनेटली का मतलब अनुपातिक रूप से है, कॉरस्पॉन्डिंगली या इक्विवेलेंटली। अब देखिए होलसेल इन्फ्लेशन जो खुदरा महंगाई है जिसको आप नापते हैं WPI से, नाउ बेस्ड ऑन, अब ये नई सीरीज बनी है, अब ये किस पर आधारित है, 22-23 की सीरीज पर। ये खुदरा महंगाई ये वर्ब है, रिमेंड, रिमेन का मतलब है जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में कंटिन्यू करना, तो ये बनी रही, क्या बनी रही भाई, ये एलिवेटेड मतलब ये ऊपर रही, कितनी रही, इतने प्रतिशत पर रही, कब की बात है, जून की, मतलब ये ज्यादा है किससे, 9.68% से, कब की बात है, मई में। जब पर्टिकुलर मंथ या ईयर की बात करते हो तो इन लगता है जून से पहले भी इन है, मई से पहले भी इन है। तो होलसेल इन्फ्लेशन जो अब आधारित है 2022-23 पर, अच्छा बेस्ड के साथ में ऑन लगता है, ध्यान रखेंगे। तो होलसेल इन्फ्लेशन जो अब आधारित है 22-23 पर, ये एलिवेटेड रही, ये एडजेक्टिव है एलिवेटेड और कॉम्प्लीमेंट है इसका, जो बनी रही, रिमेन जो है वो लिंकिंग वर्ब है, वो बनी रही कहां पर, वो रेज्ड रही, मतलब बढ़ी हुए लेवल पे रही, है ना, हाई लेवल पर रही, 9.87% जून में, और मई में कितनी थी, 9.68% थी, तो इससे ज्यादा रही, ठीक है। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल और पावर ये दो सेगमेंट है, ये सब्जेक्ट, ये जारी रहे, टू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट प्रेशर, क्या इनका कंटिन्यू रहा, बहुत ज्यादा दबाव डालना, ऑन प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स पर, रिकॉर्डिंग दर्ज करते हुए, रिकॉर्ड का एक अगर आप चाहो सिनोनिम तो लॉगिंग कर सकते हो, लॉग का मतलब भी रिकॉर्ड करना होता है। इन्फ्लेशन दर्ज करते हुए महंगाई कितनी, इतने प्रतिशत, ओनली मार्जिनली लोअर, और ये बहुत ही आंशिक रूप से कम है, लोअर डिग्री कंपैरेटिव देन लगेगा, मई में इतना परसेंट रहा था। तो क्या कह रहा है, फ्यूल और पावर ये सब्जेक्ट है, कंटिन्यू रहा, जारी रहा, क्या एक्सर्ट करना, क्या प्रेशर, प्रेशर कैसा है, ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़े स्तर का प्रेशर है, किस पर डाला प्रेशर, प्रोड्यूसर्स पर, क्या करते हुए, रिकॉर्डिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दर्ज करते हुए महंगाई 27.41%, जो बहुत ही कम, मतलब मार्जिनली लोअर है, मार्जिनली एडवर्ब है, लोअर एडजेक्टिव है, लोअर डिग्री कंपैरेटिव है, तो देन लग रहा है, मई में था 28.18%। एज इंडिया इंपोर्ट्स नियरली, मैंने आपको बताया था कि एज जो है वो कंजंक्शन होगा, अगर आगे सब्जेक्ट वर्ब हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब दोनों हैं, तो ये कंजंक्शन है। एज इंडिया इंपोर्ट्स नियरली 90%, अब जैसे चूंकि इंडिया जो है वो इतना इंपोर्ट करता है, लगभग 90% करता है ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसमें से 90% भारत को आयात ही करना होता है। तो जो वैल्यू है, सब्जेक्ट है, वैल्यू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स की, मतलब इन वस्तुओं के आयात की, वो बढ़ गई, कितनी पहुंच गई, इतने बिलियन डॉलर पहुंच गई, कब की बात है, जून की। एक साल पहले कितनी थी, 54.1 बिलियन डॉलर थी। इवन दो, हालांकि इंपोर्ट वॉल्यूम्स जो हैं, जो इंपोर्ट की मात्रा है, डिड नॉट राइज, वो नहीं बढ़ी प्रोपोर्शनेटली, अनुपातिक रूप से, जिस हिसाब से कीमत ज़्यादा देनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि वस्तुएं बहुत ज़्यादा आयात कर ली हों, वस्तुएं ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन पैसा अधिक पे करना पड़ा, ये मतलब है। एक बार फिर समझिएगा। अब एक बात और ध्यान रखना कि जब भी किसी सेंटेंस का स्टार्ट एज से होता है, सिंस से होता है या बिकॉज से होता है, तो उस वाक्य के बीच में कॉमा आ सकता है। सिंस, एज या बिकॉज होने पर सो, देयरफॉर या हेंस नहीं आ सकता। भी जैसे हिंदी में हम बोलते हैं क्योंकि मैं व्यस्त था इसलिए आज नहीं आ सका, है ना, इस प्रकार का वाक्य, तो उसमें वैसे तो बोलते हैं इसलिए, लेकिन आपको एज, सिंस या बिकॉज होने पर याद रखना कि इंग्लिश में इसलिए वाला कोई वर्ड नहीं लगाओगे, ना सो लगाओगे, ना देयरफॉर लगाओगे, ना हेंस लगाओगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, क्योंकि भारत जो है वो इंपोर्ट करता है लगभग 90% अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का, इसलिए जो वैल्यू है मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स की वो बढ़ गई। कितनी, इतनी बढ़ गई जून में, ये एक साल पहले इतना हुआ करता था। हालांकि ये कह रहा है इंपोर्ट वॉल्यूम्स जो है वो इतनी नहीं बढ़ी, ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव दे रखा है। प्रोपोर्शनेटली का मतलब है, प्रोपोर्शनेटली जो शब्द दे रखा है ये है एडवर्ब, अनुपातिक रूप से। ठीक है भाई, आगे चला जाए। पहले इसका देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो ऊपर से देखेंगे तो एक तो रिमेन जो है वो लिंकिंग वर्ब है, ये ध्यान रखना। रिमेन जो है वो लिंकिंग वर्ब है, ये ध्यान रखना।
एक ये ध्यान रखना कि प्रेशर के लिए एक्सर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना कि एज, सिंस या बिकॉज से स्टार्ट करोगे तो सो, देयरफॉर या हेंस नहीं आएगा। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो इंपॉर्टेंट क्या है, रिमेन जो है वो लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। एक एक्सर्ट का प्रयोग करेंगे प्रेशर के लिए, एक्सर्ट प्रेशर होता है, और इनसे स्टार्ट होने पर तो देयरफॉर या हेंस का प्रयोग नहीं होगा। तो देयरफॉर या हेंस का प्रयोग नहीं होता है। यदि एज, सिंस या बिकॉज का प्रयोग करोगे तो ना तो आएगा सो, ना देयरफॉर, ना हेंस। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, एक मैंने ये बताया ना, माफी चाहता हूं मैं इसके लिए, ये जो बताया मैंने आपको क्या कि अनटिल रिसेंटली, ये वाला, इसको भी कंजंक्शन या प्रेपोजिशन ही, मतलब दो ही इसकी कैटेगरीज हैं, तो आप इसको प्रेपोजिशन ही मान के चलो यहां पे। हालांकि थोड़ा सा ये एनोमली है क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगता है अपने बाद में, लेकिन अनटिल जो है वो या तो कंजंक्शन या प्रेपोजिशन, दो ही कैटेगरी पॉसिबल हैं, ये एडवर्ब हो नहीं सकता, इसलिए इसको प्रेपोजिशन ही मान के चलो। जैसे एक सेंटेंस मुझे अब याद आया, जैसे मैं ये कहूं कि भाई वेट अनटिल टुमारो, कल तक मेरा वेट करना, तो वो अनटिल जो है वहां प्रेपोजिशन ही होता है। ये कंजंक्शन या प्रेपोजिशन दो ही चीजें हो सकती हैं, तो एडवर्ब नहीं होगा ये आप ध्यान रखना भाई, माफी चाहता हूं इसके लिए। आगे देखिए, अगला पढ़िए। एक वर्ड दे रखा आपको अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का हाईलाइट करना है, एम्फेसाइज करना है, जोड़ देना है, उजागर करना है। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ा हुआ होता है, मैग्नीफाई, इंटेंसिफाई। सिस्टमेटिक का प्रणालीगत है, लेकिन यहां पे वाइड स्प्रेड या कॉम्प्रिहेंसिव भी कह सकते हो, व्यापक। डेप्रिसिएशन का अवमूल्यन है, डिवैल्यूएशन या डिक्लाइन। और क्वेश्चन जो है मिटिगेट या सोफन है, प्रभाव कम करना या राहत देना। देखिए, दिस अंडरस्कोर्स हाउ इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन, ये अंडरस्कोर करता है, ये जोड़ देता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्या जोड़ देता है कि कैसे आयातित महंगाई, मैंने कहा कि आयातित महंगाई वो महंगाई है जो आप आयात किए गए सामान का पैसा अधिक पे करना पड़ रहा है, तो उसके कारण जो महंगाई बढ़ी है उसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन अब इसमें बीच में दे रखा है, जो किसके द्वारा बढ़ी है, वो बढ़ी है क्रूड प्राइसेस के द्वारा। दैट ब्रीफली क्रॉस्ड, दैट यहां पे किसके लिए आ रहा है, क्रूड प्राइसेस के लिए। वो क्रूड प्राइसेस जो कि बहुत संक्षिप्त रूप से कहें कि कुछ समय के लिए ये इतना प्रति बैरल तक क्रॉस कर गया था, $110 प्रति बैरल। ए जो है यहां पे प्रति का मीनिंग दे रहा है, पर का मीनिंग दे रहा है, तो ए और एन का मतलब पर भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है। तो इतना तक पहुंच गया था। अब ये यहां पे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज ड्रीवन, इसने ड्राइव किया है, इसने कोज किया है, कारण बना है। सिस्टमेटिक प्राइस प्रेशर का मतलब बड़े स्तर पे कीमतों के दबाव का। अक्रॉस द इकोनॉमी मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में। ये द इकोनॉमी इसलिए दे रखा है कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की बात है, और अक्रॉस का मतलब यहाँ पे थ्रू आउट है, जो कि एक प्रेपोजिशन है। तो ये अंडरस्कोर करता है। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है भाई, याद रखना। दिस के बाद अगर नाउन होता है तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाम हम देते हैं, और दिस के बाद प्रोनाउन नाउन नहीं है तो इसको आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ये जो है वो अंडरस्कोर करता है, जोड़ देता है कि कैसे आयातित महंगाई जो कि क्रूड प्राइसेस के द्वारा एम्पलीफाई की गई, और जिसने थोड़े समय के लिए $110 प्रति बैरल का जो आंकड़ा है वो भी पार कर लिया था। अब ये जो महंगाई है ये इसने ड्राइव किया है, ड्राइव किया है मतलब कारण बना है, इसने पुश किया है सिस्टमेटिक प्राइस प्रेशर्स को, प्रणालीगत कीमतों के दबाव को पूरी अर्थव्यवस्था में। द रुपीज, रुपी के पहले द, क्योंकि करेंसी के नाम से पहले द लगेगा, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो, कुछ भी हो। रुपी का जो शार्प डेप्रिसिएशन है, शार्प एडजेक्टिव है, डेप्रिसिएशन नाउन है। याद रखें जिन वर्ड्स के एंड में जनरली TION होता है वो जनरली नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो रुपए का बहुत ज्यादा अवमूल्यन किस दौरान, ये प्रेपोजिशन है। द कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ये ड्यूरिंग प्रेपोजिशन, तो ये इसका ऑब्जेक्ट नाउन है, और ये यहाँ पे आर्टिकल दे रखा है, ठीक है। एडेड टू, तो ये जो शार्प डेप्रिसिएशन है इसने क्या किया, ये इसने बढ़ा दिया क्या, इन प्रेशर्स को, इन दबावों को। ऑल्दो, हालांकि, ये कंजंक्शन है। हालांकि RBI जो है, RBI इंटरवेंशन दे रखा, केवल RBI नहीं है, केवल RBI तो दे लगाते। RBI का जो हस्तक्षेप है, आप चाहो तो RBI इंटरवेंशन कर सकते हो, चाहो तो केवल RBI इंटरवेंशन, एक ही बात है। RBI का जो हस्तक्षेप है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इस मार्केट में हेल्प्ड, इसने हेल्प करी, ये RBI के इंटरवेंशन की वर्ब है।
ठीक है। और हेल्प के बाद देखो सीधा बेस फॉर्म दे रखी है, कुशन कम करने में इस गिरावट को। फिर समझ लीजिए, रुपए का बहुत ज्यादा तेज अवमूल्यन जो हुआ, रुपए की कीमत गिरने लग गई, किस दौरान, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, इस कारण से प्रेशर ज्यादा बढ़ गया। हालांकि आरबीआई का हस्तक्षेप ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो हस्तक्षेप किया, इस कारण से ये गिरावट जो है, रुपए में आने वाली जो गिरावट है उसके लिए दे रखा है, इसलिए दै का प्रयोग है, इसको कम करने में हेल्प करी। अब कौन कौन सी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक तो ए और एन जो है इसको आप पर के अर्थ में यूज कर सकते हो। दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट है अक्रॉस जो है, ये क्या मीनिंग देता है, अक्रॉस एक प्रेपोजिशन है जो थ्रू आउट का मीनिंग देता है। इसके अलावा हेल्प जो है, हेल्प के साथ में दो चीजें हो सकती हैं, वो ध्यान रखना है, बस ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ए और एन जो है वो पर के अर्थ में आ सकता है, अक्रॉस का मतलब थ्रू आउट होता है, हेल्प जो है इसमें दो चीजें आ सकती हैं, या तो बेस फॉर्म या टू के साथ बेस फॉर्म, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करें मैच द कॉलम की। देखो देखें, स्पाइरलिंग मतलब बढ़ना होता है, बढ़ने के लिए कौन सा है, मूविंग अपवर्ड्स रैपिडली कंटिन्यूअसली एक्सिलरेटिंग, तेज गति से बढ़ना बी। डेप्रिसिएशन का अवमूल्यन है, तो अवमूल्यन के लिए रिडक्शन इन द वैल्यू। अंडरस्कोर का जोड़ देना है तो एम्फेसाइज है। एक्सर्ट का दबाव डालना है, अप्लाई या फोर्स है। और क्वेश्चन का कम करना है, मिटिगेट या सॉफन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द वर्ड स्पायरलिंग बीन यूज करेक्टली। स्पायरलिंग का तेज गति से बढ़ना है। द मैनेजर वॉज स्पायरलिंग द डॉक्यूमेंट्स। द स्पायरलिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आ जाएगा, तेज गति से बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन की कीमत जो है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो कीमत है, इस कारण से वो मजबूर हो गए प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। सिस्टमैटिक शब्द का सही प्रयोग बताओ। तो ही टुक अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू ऑर्गेनाइजिंग हिज बुक शेल्फ अल्फाबेटिकली, उसने सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाई, किस लिए, टू ऑर्गेनाइज आना चाहिए था, ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी बुक अलमारी को अल्फाबेटिकली। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन टू क्योर हर सिस्टमैटिक इन्फेक्शन, इन्फेक्शन सिस्टमैटिक नहीं हो सकता। द सिस्टमैटिक ऑफ द, ये हो नहीं सकता, सिस्टमैटिक एडजेक्टिव है, आगे नाउन चाहिए आपको। शी सिस्टमैटिक, ये वर्ब हो नहीं सकती, इसलिए गलत है, इसलिए यही आंसर आ जाएगा। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स बेस्ड ऑन एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट। द सेंट्रल बैंक हैड टू इंटरवीन टू, सेंट्रल बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्या करने के लिए, इंपैक्ट ऑफ द सडन करेंसी डैश, करेंसी का जो अचानक से डेप्रिसिएशन हो रहा था उसको कम करने के लिए, तो यहां पे क्वेश्चन आ जाएगा और आगे वाले में डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर है, इनकरेक्टली कौन सा यूज हुआ है, द कंपनी स्यूड द कॉन्ट्रैक्टर, कंपनी ने मुकदमा कर दिया, शू का मतलब मुकदमा करना होता है, कॉन्ट्रैक्टर पर, किस लिए, कि उसने अनुबंध को क्या किया था, ब्रीच किया था, उल्लंघन किया था, बिल्कुल सही है ये। द रिटेल इन्फ्लेशन एंड मैनेज टू ब्रीच द टारगेट, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो ब्रीच कर गई टारगेट को, ये भी ठीक है। ही डिसाइडेड टू ब्रीच द सेंसिटिव टॉपिक, उसने सेंसिटिव टॉपिक को ब्रीच करना तय किया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और ये ब्रीच ठीक है, सिक्योरिटी ब्रीच, ये यहां पे आंसर होगा। ब्रीच का उल्लंघन करना, तोड़ना, ये होता है, सेंसिटिव टॉपिक को ब्रीच करना ये कोई मतलब नहीं होता। फिर कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन वर्ड इफ इट इज इनकरेक्ट। हाई फ्यूल कॉस्ट कंटिन्यू टू एक्सर्ट इमेंस प्रेशर ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। एक्सर्ट, एक्सट्रैक्ट की जगह एक्सर्ट आएगा भाई, एक्सट्रैक्ट तो उद्ग्रहित करना, निकालना होता है, और एक्सर्ट का मतलब प्रेशर डालने के लिए यूज करते हैं। फिर कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाई डिड द वैल्यू ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज इंपोर्ट सर्ज टू $70.8 बिलियन पर डॉलर इवन दो इंपोर्ट वॉल्यूम्स डिड नॉट राइज प्रोपोर्शनेटली। एडिटोरियल के अनुसार क्यों, मतलब भारत का जो ये मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स रहा वो बढ़कर यहां चला गया जबकि वॉल्यूम नहीं बढ़ी, बिकॉज ऑफ ए सडन इंक्रीज इन द इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कोई मतलब नहीं है इसका। बिकॉज डोमेस्टिक फ्यूल प्रोडक्शन कंप्लीटली स्टॉप्ड, नहीं। बिकॉज द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल ब्रीफली क्रॉस दिस। बिकॉज द होलसेल इन्फ्लेशन वॉज आर्टिफिशियली लोवर्ड, नहीं। तो ये मतलब इंपोर्ट तो सर्ज हो गया, यहां तक पहुंच गया, तो कारण इसका ये हो सकता है कि क्योंकि जो क्रूड ऑयल का बताया था ना, ड्रीवन बाय क्रूड ऑयल, तो ये $110 प्रति बैरल पहुंच गया था इस कारण से। अगला है, द एडिटोरियल नोट्स दैट प्राइस प्रेशर्स हैड until recently remained concentrated at the producer level. What was largely driving this specific pressure? एडिटोरियल बताता है कि प्राइस प्रेशर्स जो है अब तक जो कंसंट्रेटेड रहा था प्रोड्यूसर लेवल पर, व्हाट वाज लार्जली ड्राइविंग द स्पेसिफिक प्रेशर,
इस प्रेशर को कौन ड्राइव कर रहा था? अ सडन ड्रॉप इन रिटेल डिमांड? नहीं। स्पाइरलिंग ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूल कॉस्ट सिंस द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ये आंसर आएगा। अगला है व्हाट ड्यूअल रोल डिड द रुपीज शार्प डेप्रिसिएशन प्ले एंड हाउ वाज इट मैनेज्ड? कैसे दोहरा रोल कैसे निभाया इसके अवमूल्यन ने और इसको मैनेज कैसे किया गया? इसने इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर दिया? नहीं। अगर अवमूल्यन हुआ है तो महंगाई बढ़ी होगी ना। इट एडेड टू सिस्टमेटिक प्राइस प्रेशर्स बट वॉज समवॉट मिटिगेटेड बाय आरबीआई इंटरवेंशन। इसने सिस्टमेटिक प्राइस प्रेशर को बढ़ा दिया लेकिन आरबीआई के हस्तक्षेप के कारण ये थोड़ा सा कम हो गया। फिर व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड अबाउट द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स बेस्ड ऑन द पैसेज? इसमें से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? आरबीआई की मौद्रिक नीति का जो निर्णय था उसके अकॉर्डिंग मतलब जो इसका स्टैंस रहा, नजरिया रहा, द आरबीआई विल लाइकली डिक्रीज इंटरेस्ट रेट इमीडिएटली टू बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग। द आरबीआई हैज सिग्निफिकेंट रूम टू इग्नोर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, ये तो मतलब ही नहीं है। राइजिंग रिटेल इन्फ्लेशन रेस्ट्रिक्ट द आरबीआईज एबिलिटी टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स इन द नियर टर्म। अब ये लगातार रिटेल इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है तो ये आरबीआई की जो एबिलिटी है कि ये इंटरेस्ट रेट को कम कर सकती हो निकट भविष्य में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आरबीआई विल स्टॉप इंटरवीनिंग, ये नहीं है। इन दो में से ही आएगा। अब आरबीआई डिक्रीज करेगी इंटरेस्ट रेट को इमीडिएटली, तुरंत ही, ताकि कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ा सके, ये हो सकता है बिल्कुल। लेकिन ये कह रहा है कि आज हाल फिलहाल जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो आरबीआई ने कहा था 4%, उससे ज़्यादा बढ़ गई, तब इसके पास इतना भी नहीं बचा स्कोप की भी नियर टर्म में ये इंटरेस्ट रेट को कम भी कर दे, तो ये आंसर आएगा। और एक बचा है बाय स्टेटिंग दैट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हैज ड्रिवन सिस्टमेटिक प्राइस प्रेशर्स अक्रॉस द इकोनॉमी द ऑथर implies that India's domestic economic policies are entirely responsible for current retail inflation. No, external global factors are currently dictating domestic retail prices, overriding localized control. Systematic pressure will only affect the wholesale market. India no longer needs to import crude oil to sustain its economy. ये आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। और अपना जो चैनल है एसएससी एक्सपर्ट, उसको अभी आप सहयोग करें, वहाँ पर भी आप वीडियोस देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ पे मिलने वाली है। सभी क्लासेस बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा ली जा रही है। नोट्स बनाएं प्रॉपर, और जल्द ही जब हम कोर्स लेके आएंगे वहाँ पे जुड़ेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि एसएससी की जर्नी कितनी आसान हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू टुमारो एट 5। टिल देन, नमस्कार।